Hi everyone and a very good evening to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। तो पहले ये कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए। तो चलिए, ओके। जोश हाई है ना, हाई रखिए एग्ज़ाम तक, है ना, क्योंकि मेरिट भी हाई आएगी और आपका रैंक भी हाई आएगा, है ना। मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट रैंक, जज्बात तो इसी बात के होने चाहिए। चलिए, बढ़िया है, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो एकदम। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव। और हमारे बीच बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिलेक्शन टारगेट पर। और एक आपको खुशखबरी भी तो बता दूं मैं, न्यू ऑन यू चैनल सर निशंक। हाँ, मैं न्यू तो नहीं कहेंगे, अब तो 1.5 साल हो गए हैं। है ना। और देखिए, आप लोगों ने अगर कल वाली पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो बेटा डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी है आपके किसमें, मेरे जो सिलेक्शन टारगेट ऐप में। ठीक है, सिलेक्शन टारगेट ऐप का नाम है, सब लोग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें जब डाउनलोड कर लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फ्री है। और इसके बाद में आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन पर फ्री और पीडीएफ वाले पर आपको कल की पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है। ठीक है, अगर आप अभी कोई डाउनलोड नहीं किया तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चे तो आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी बच्चे आ गए हैं, बाकी भी धीरे धीरे धीरे, है ना। एकदम वो मस्त मगन, मस्त मस्त गाना नहीं सुना अपना, वही वाला। कि बस मस्ती आते चले आ रहे हैं। चलिए, ओके, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं सौम्या जी। ठीक है, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अब सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, बाकी बातचीत करेंगे हम लोग लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हेलो व्हाट्स दिस इन माय सूप। तो इसमें हेलो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन इजी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शुरुआत ख़राब हो जाए। है ना, और आप प्रेशर फील करें पूरे सेशन के दौरान। सो ये बढ़िया रहेगा कि हम लोग स्टार्टिंग अच्छी करें। चलिए, तो इसमें हेलो जो होता है ना, हेलो, ये आपका इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन होता है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, वेरी गुड। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या होगा? इन माई लोकल हेल्थ सेंटर देयर आर अबाउट 40 पार्किंग स्पेसेस। इसमें अबाउट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बता दीजिएगा। चलिए, आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट। इन माई लोकल हेल्थ सेंटर दे आर अबाउट 40 पार्किंग स्पेसेस। इसमें क्या होगा बताइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं बहुत सारे बच्चों को। लेकिन यहाँ पर जो ये अबाउट है बेटा, आपका ये जो अबाउट है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। क्योंकि यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो अबाउट आया किसके लिए है? 40 के लिए आया हुआ है, यानी कि संख्या के लिए आया हुआ है, जो कि निश्चित नहीं है। अबाउट मतलब होता है अप्रॉक्स, यहाँ पर कि अबाउट 40 मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास की वो बात कर रहा है। और आपका पार्किंग स्पेसेस अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो 40 है, ये आपका है कॉर्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कॉर्डिनल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो अबाउट होगा, ये काम किसका करेगा? तो ये काम करेगा आपका एडवर्ब का। सो इसलिए आपका ये जो आंसर होगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एकदम क्लियर। क्योंकि वो अबाउट जो है ना, वो 40 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली के सेंस में आप कह सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, हाँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दोपहर वाली क्लास अभी बंद है, तभी तो शाम की क्लास हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि तब टाइम उस समय काम करते हैं, इस समय पढ़ा देते हैं।
अब बच्चे भी अच्छे आ जाते हैं इस समय। डू यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस? ठीक है, तो इसमें एनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताइएगा। ओके, है ना। इसमें देखिए अलग अलग आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखा डू यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस, यहाँ पर एनी जो है ना ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये ठीक है, क्योंकि ये भी आपका नाउन है, फॉरेन भी नाउन होता है। और एनी किसके लिए आया हुआ है? लैंग्वेज के लिए आया हुआ है। एनी फॉरेन के लिए नहीं आया हुआ है, एनी आया हुआ है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये देखना होता है किसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि फॉरेन तो फॉरेन है, लेकिन एनी फॉरेन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए नहीं आया, तो यहाँ पर एडजेक्टिव बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एडजेक्टिव यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, शब्द कौन सा शब्द, यानी जो आपका होगा ना कौन सा जो वर्ड है वो किसको रिलेट कर रहा है, ये चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो फॉरेन किसके लिए आया हुआ है ये भी समझिए ना। फॉरेन आया लैंग्वेज के लिए, तो ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे तो नाउन है बट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एनी भी किसके लिए आया हुआ है? लैंग्वेज के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये भी आपका नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा। मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा कि अ टॉल ब्लैक मैन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा ये बताइए। चलिए, पहले आप मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए क्या होगा, फिर मैं आपको आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव क्यों है? अब आप इसको एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं? अब आप इसको ये बोल दीजिए ना कि ब्लैक के बगल में बैठा हुआ ये तो एडजेक्टिव है, तो इसके बगल में टॉल बैठा हुआ है तो ये एडवर्ब होगा, क्योंकि आप तो यही नियम लगाते हैं हर जगह पे, है ना। तो जिस तरह से ये एडजेक्टिव के बगल में बैठा हुआ भी एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉल मैन को कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका ये एडजेक्टिव होगा। जब ये एडजेक्टिव है तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा? इसके लिए लैंग्वेज के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अरे बेटा, सब लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, तो हमें हर एक बच्चे का एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। तो फिलहाल आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। ठीक है, हाँ, कुछ भी कहीं से भी जोड़ देंगे तब तो हो गया काम। इसीलिए तो कहते हैं कॉन्सेप्ट। गैलेक्सी करिए, GALAXY, गैलेक्सी, है ना। बहुत मोबाइल चलाया होगा आपने, सैमसंग गैलेक्सी। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, गैलेक्सी यहाँ पर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा वो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, कैलोरी की स्पेलिंग में आंसर जो आएगा वो बी वाला आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, एब्सोल्युटली सही। GALLERY, सबके मोबाइल में गैलरी है, सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर इसमें क्या होगा, 6 का क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, चलिए, इसमें जो राइट ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं वो सी वाला दे रहे हैं, है ना। सबका कोई डाउट नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट, टॉरेंट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, टॉरेंट मतलब मूसलाधार टाइप में,
सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बहुत खतरनाक, प्रबल, एकदम भयंकर वाला। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा वो बताइएगा। चलिए, अगर आप इसमें स्पेलिंग देखेंगे इंश्योरेंस की, इसमें राइट ऑप्शन आपका आएगा बी वाला, इंश्योरेंस, ये वाला, INSURANCE, इंश्योरेंस। ठीक है, हाँ, इंश्योरेंस समझ में आ गया, बिल्कुल, वेरी गुड। बीमा, इंश्योरेंस मीन्स क्या होता है, बीमा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या होगा, हाँ, इसमें आप लोग ए आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। मिसोगैमिस्ट, स्पेलिंग क्या होगी, MISO, मिसो और गैमिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति शादी से नफरत करता है। किससे नफरत करता है, शादी से, कि भैया हम तो नहीं कर पाएंगे, वरना मेहरारू का खर्चा नहीं उठेगा, एक ऐसा डर होता है ना बहुत लोगों के मन में, तो वही मिसोगैमिस्ट। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब तो क्रीम पाउडर में भी GST ज़्यादा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। द फॉरेस्ट इज इन्फेस्टेड इन स्नैक्स। ठीक है, चलिए, इसमें सी आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। ओके, वेरी गुड। इसमें क्या होगा, इन्फेस्टेड विथ हो जाएगा। ठीक है, ग्रसित है, यानी ये जो जंगल है वो सांपों से ग्रसित है। ठीक है, इन्फेस्टेड विथ, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब, वेरी गुड। ठीक है, सेशन को लाइक करना और शेयर करना आपका काम है, याद रखिएगा। इसके लिए हम पड़ोसी को पकड़ के नहीं लाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही दैट टू मी। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा गौर से। ठीक है, समझना है कि इसमें आएगा ऑट नॉट टू हैव डन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि मैंने उसको क्लियरली बोला था कि तुम्हें मेरे साथ में ये नहीं करना चाहिए था, ऑट नॉट टू हैव डन। सो राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग तो एकदम बढ़िया आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको मेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, घटना पास्ट की है तो वहाँ पर आपको ऑट के साथ में हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, वेन अ मैन हैज टू गिव एविडेंस ही मस्ट ऑफ द होल मैटर। चलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वेरी गुड। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बाकी है। अब देखिए, इसमें आएगा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट आएगा। ठीक है, हाँ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ईडियम होता है ये। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। यानी कि एक लिखा ना, वेन अ मैन हैज़ टू गिव एविडेंस
यानी कि जब एक आदमी को देना पड़ा क्या, साक्ष्य, ही मस्ट, तो क्या करेगा फिर वो, जब साक्ष्य मिल जाएंगे तो अपनी गलती माननी पड़ेगी, तो पूरे मामले को उसने स्वीकार कर लिया, यानी मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। ठीक है, टू कन्फेस यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे डी भी लगा रहे थे, कोई बात नहीं, चलिए ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, द लेबरर्स आर गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। चलिए बता दीजिए जरा। ठीक है, इसमें आंसर बच्चे ए नहीं होगा बेटा, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब है ना। यहाँ पर क्या होगा, बेंट ऑन होगा। बेंट ऑन का मतलब होता है वही झुकाव होना किसी के प्रति, इंक्लाइनेशन कह सकते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं कि डिस्पोज टू, मतलब झुकाव होना। ठीक है, यानी जो लेबरर्स है ना, वो उनका झुकाव इस तरफ है कि वो पाए जो कि उनका ड्यू पड़ा हुआ है, उधार पड़ा हुआ है, बकाया पड़ा हुआ है, उसको पाने के लिए वो है ना डिपेंड है, झुके हुए हैं, आप कह सकते हैं झुकाव के सेंस में। बेंट ऑन हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, प्रीपोजिशन के बाद में जीरन। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, ही डिडंट लेंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वॉज गोइंग इट। चलिए बता दीजिए। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही डिडंट लेंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वॉज गोइंग। गोइंग के साथ में यहाँ पर थ्रू आएगा, गो थ्रू मतलब होता है पढ़ना, किसी चीज को रीड करना। ठीक है, याद रखिएगा। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गो ऑफ नहीं हो, गो ऑफ का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना, है ना, जिसको हम लोग है ना ब्लास्ट होना, फट जाना, एक्सप्लोड हो जाना, है ना, बाकी और ये नहीं होंगे यहाँ पर। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, गोइंग थ्रू। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। आंसर द क्वेश्चन नंबर 14 इज, हाउ हैव यू कम सच अ प्रीशियस डायमंड। ये इसमें आप लोगों से गलतियां हो सकती हैं क्योंकि ये प्रेपोजिशन का पार्ट है, और प्रेपोजिशन मुझे लगता है कि सबसे टफ पार्ट्स में मैं मानता हूँ कि सबसे टफ लेसन जो होता है वो प्रेपोजिशन का होता है, क्योंकि इसकी कोई गिनती नहीं है, जैसे वोकैब की कोई गिनती नहीं होती, समझ रहे हैं। सो इसमें हताश मत हो जाइएगा, अगर गलत हो जाए कोई बात नहीं, सीख लीजिए, गलती यहाँ हो जाए चलेगा, एग्जाम में गलती ना हो, बस मेरा मकसद ये रहता है। देखिए यहाँ पर आएगा कम बाई होगा बेटा, क्या होगा, कम बाई। कम बाई का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से पा जाना, फाइंड कर लेना, है ना, कोई चीज़ अचानक से प्राप्त कर लेना, कम बाई का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाउ हैव यू कम बाई, कम बाई सच अ प्रीशियस डायमंड, किया तुमको यार ये कैसे, इतना अच्छा डायमंड, इतना प्रीशियस, इतना महंगा डायमंड तुम्हें कैसे मिल गया, वो चीज़, तो यहाँ पर आएगा ये। कम अक्रॉस का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। ठीक है, और कम ऑफ तो मैंने अभी बताया ना, कम ऑफ का मतलब होता है सेपरेट, अलग हो जाना, इस सेंस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कम ऑफ का मतलब होता है सक्सीड होना भी होता है, एज यू प्लान्ड, इफ यू सक्सीड एज यू प्लान्ड इट मीन्स कम ऑफ। आपने ईडीएम भी पढ़ा होगा, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, याद होगा, अगर पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है उनको सबको याद होगा। ठीक है, मैंने सब पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, बाय। आंसर द क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू इनेबल देम टू देयर ड्यूटीज। क्या होगा इसका आंसर बता दीजिएगा, है ना। चलिए, है ना, ठीक है, चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको आंसर देना है, ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू इनेबल देम टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब आप जानते हैं एग्जीक्यूट करना, यानी कि काम करना। ठीक है, याद रखिएगा। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। कैरी अवे बाय का मतलब होता है लूज कंट्रोल। ठीक है, अपना कंट्रोल खो देना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, है ना, कि आपने मेहनत किया,
भैया कम अपॉन का नहीं पता है हमको, कम ऑन जरूर होता है, कम ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। कम अपॉन मुझे नहीं पता है, और ना मुझे याद है, ना मैंने पढ़ाया उसको शायद, इसीलिए मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो जिसका आंसर नहीं दे रहे हैं समझ जाइए कि वो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे समझ लिया कीजिए, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए कि पीडीएफ में आपका नाम आ गया और आप खुशी के मारे जो आप कंट्रोल खो देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कैरी अवे बाय, याद रखिएगा, खुशी के मारे कंट्रोल खो देना, ठीक है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई? चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, शी रिटर्न्ड एंड वॉकड ऑफ द डार्क, ठीक है। शी टर्न्ड एंड वॉकड ऑफ द डार्क, इसमें क्या होगा बताइएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए अंधेरे में गुम हो जाना है ना, अंधेरे में गुम हो जाना है ना, वॉकड ऑफ इनटू द डार्क, है ना। वॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए जहां जिसका मतलब है ना वहां मैं आपको फुल एक्सप्लेन करता हूं खुद ही। अब देखिए यहाँ पर वॉक ऑफ एक वर्ड आया हुआ है, तो नॉर्मली वॉक का मतलब क्या होता है बेटा, टहलना होता है, लेकिन वॉक ऑफ का मतलब होता है गुस्से से चले जाना, है ना, मुंह फुला के, है ना, गुब्बारे जैसा मुंह फुला के, नाराज होके गुस्सा करके चले जाना, उसी को बोलते हैं वॉक ऑफ। तो गुस्सा के कहाँ गया, अंधेरे में, तो इनटू आएगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं ना, तो एक तरह से समा जाना होता है उसी में, सो वहां पर इनटू आएगा, राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? चलिए वेरी गुड। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, मूव द बुक्स द सेकेंड शेल्फ, इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, हाँ देखिए यहाँ पर आएगा ऑन टू, आएगा ऑन टू मतलब होता है, ठीक है, अपने ज़मीनी स्तर से एक कदम मतलब ऊपर की साइड जाना, अपर, या थोड़ा सा नीचे जाना, ये नहीं कि गहराई में चले गए आप, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन से आप उतरे प्लेटफॉर्म पे, एक कदम आपने नीचे किया, वहाँ पर भी ऑन टू आता है। मान लीजिए ये बुक शेल्फ है, आपने यहाँ से उठा के बुक यहाँ रखी, एक कदम नीचे लाए, थोड़ा सा नीचे लोअर पोजीशन पर लाए, है ना, या थोड़ा सा अपर पोजीशन पे ऑन टू, या लोअर पोजीशन पर ऑन टू, तो यहाँ पर ऑन टू का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा बताइए। I got much less marks in my history paper which I had offered as an alternative to economics, इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है। चलिए देख लीजिए शिखा जी, अब बैलेंस नहीं बना रहे हैं बच्चे, तो बताइए क्या करें, है ना। जितने लाइव उतने लाइक नहीं मिलते हैं, कभी किसी के साथ नहीं होता, किसी टीचर के साथ नहीं होता, भगवान साक्षात पढ़ाएंगे तब भी नहीं होता है है ना, क्योंकि वो ऐसा होता ही है, क्या बताएं, माइंडसेट होता है एक तरह का। आई गॉट मच लेस मार्क्स इन, देखिए यहाँ पर मार्क्स काउंटेबल है, तो आप यहाँ पर फीवर लगाइए, क्या लगाइए, फीवर लगा दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा, FEWER फीवर, ऑप्शन ए यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बात समझ में आ गई, तो ये आपका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, है ना। देखिए सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं है, इसमें आपने फीवर कर दिया, यहाँ पर देखिए पास परफेक्ट में बना हुआ है, क्योंकि आपने पहले चुना होगा ना, तो ये एक्शन पहले हो चुका है, एक्शन फर्स्ट आपका बनता है पास परफेक्ट में, और एक्शन 2 बनता है आपका सेकेंड में, मतलब सिंपल पास्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और कोई गलती है नहीं है। एन अल्टरनेटिव है, कोई बात नहीं, वॉवल साउंड है, एन आएगा, टू इकोनॉमिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेप्ट ही एंड पॉसिबली अवर मदर
ऑल अदर्स हैव एग्रीड टू कम बैक सून, इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा बता दीजिए, है ना। यहाँ गलतियां हो जाए टेंशन नको ले, यानी कोई टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है बेटा, नेवर डिसअपॉइंट। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, आपको पता है कि एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पर एक्सेप्ट क्या है बेटा, बताइए, बता सकते हैं क्या है यहाँ पर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हैं आप क्या होगा। एक्सेप्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एंड प्रीपोजिशन क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है, कभी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेता। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिम की जगह, यहाँ पर ही की जगह पर हिम हो जाएगा, और बाकी ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी कोई बात नहीं। ऑल अदर्स हैव एग्रीड टू कम बैक सून, सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो अदर्स लिखा हुआ है ना, अदर्स, अगर आपसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इसमें एस दे करके आप इसको नाउन मत समझ जाइएगा, क्योंकि ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है, इस वजह से। ठीक है, तो जब भी रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होगा तो डेफिनेटली वो प्रोनाउन होगा, इस बात को माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज फिलहाल ए हो जाएगा, और ये प्लूरल है तो यहाँ पर ये, और ऑल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सीधा सिंपल सा फंडा है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अमृता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। मुझे भरोसा है कि हमारे विद्यार्थी नाम ज़रूर करेंगे, है ना। हाँ, सीट चाहे 10 भी होती ना, तब भी मैं कह देता कि उसमें से कुछ सीटें हमें चाहिए बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, वी शुड अप्रिशिएट that the telephones here have been working as efficient as in the past। चलिए इसमें क्या होगा, मैंने बताया ना, प्रैक्टिस बैच की जो फीस रहेगी वही 900 to 1100 बस। अगर आप ऑफर में लेंगे तो आपको इतने का पड़ेगा, और ऑफर रहता है 4 डेज का। ठीक है, और बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने सोचा था कि मैं 15 सितंबर को लॉन्च करूंगा बैच, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे एडमिशन कल से ही शुरू करने पड़ेंगे। बच्चे कह रहे फीस ले लीजिए गुरुजी, कहीं खर्चा हो गए तो फिर हम बैच नहीं ले पाएंगे, आप हमसे एडमिशन करवा लीजिए बस, बाकी तो आप पढ़ाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। वो तो जाहिर सी बात है, पढ़ाना तो है ही है मुझे। ठीक है, तो मैं बस सोच रहा हूँ कि कल ही आपको एडमिशन ओपन कर दूँ, आराम से एडमिशन लेते रहिएगा। जैसे ही यहाँ से मॉक टेस्ट खत्म होंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। 2500 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम, उसके ऊपर तो भगवान मालिक कितना हम ले जाएं। ठीक है, याद रखिएगा, वी शुड अप्रिशिएट दैट। ठीक है, द टेलीफोन्स हेयर हैव बीन वर्किंग एज, देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि आपको एफिशिएंटली लिखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी एफिशिएंट कैसे आ गया, क्योंकि बहुत बच्चों को लॉजिक ये भी रहेगा कि एज और एज के बीच में तो पॉजिटिव डिग्री रहती है। तो आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि डिग्री बेटा एडजेक्टिव की भी होती है और डिग्री आपकी एडवर्ब की भी होती है। जैसे मैंने कहा कि ही रन्स फास्ट, तो अब ये फास्ट क्या है, अब फिर मैंने लिखा कि ही रन्स फास्टर। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि ही रन्स फास्टेस्ट, तो यहाँ पर फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट क्या है, तो ये भी तो डिग्रीज ही हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बट ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, आपके एडवर्ब्स हैं। ठीक है, ये एडवर्ब्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि वर्क, यहाँ पर वर्क के लिए क्या आएगा, एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो एफिशिएंटली जो है ना वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है। फिर मोर एफिशिएंट होता तो आपका कंपैरेटिव हो जाता, मोस्ट एफिशिएंट होता तो सुपरलेटिव हो जाता। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। फ्री में तो हम किसी को कुछ नहीं देंगे, है ना, क्योंकि फ्री वालों को हम दे करके ट्राई कर चुके हैं कोई वैल्यू नहीं करता कोर्स की, पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि फ्री में मिला हुआ है। जिन्होंने खर्चा किया है वो आज चर्चा में है, ये भी जान लीजिएगा। और आपने एक सुना भी होगा डायलॉग, जो अपने ऊपर खर्च करते हैं ना, वही उन्हीं को लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं। समझ में आया, हम ही को देख लीजिए, हमने अपनी पढ़ाई में अपनी कमाई से पढ़ाई कर ली, आज आप हमको ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं। याद रखिएगा, इतिहास बनाने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है। समझ में आया, हाँ, नहीं तो फिर कुछ नहीं है, घर पे तो है ये चूल्हा चौका फ्री
डू यू इंसिस्ट दैट वी मेट एट लीस्ट वंस टुमारो टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा बताइएगा। एक बात आप क्लियरली जानते हैं कि डिस्कस के साथ में और एक्सप्लेन के साथ में, ठीक है, आपको अबाउट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अबाउट का इस्तेमाल करना ही नहीं है, फील आएगा अंदर से कि अरे कर दें क्या, है ना, याद रखिएगा। सो यहाँ पर एक्सप्लेन कि और डिस्कस के साथ में आपको अबाउट लगाना ही नहीं है। सो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और यहाँ से आप अबाउट को हटा दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने बहुत तेज आंसर दिया है। कुछ बच्चे इतनी तेज आंसर दे रहे हैं ना कि मैं उनके साथ मैं भी बहा जा रहा हूँ फ्लो में। तो जो बच्चे स्लो आंसर दे रहे होंगे ना, वो बेचारे सोच रहे होंगे गुरुजी बहुत तेज चल रहे हैं आप, है ना, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई, किस चीज़ का रिप्लाई करूँ? मैं आपका कमेंट देख ही नहीं पाया। 260 बच्चे हैं बेटा, कमेंट एक बार में नज़र नहीं आता है किसी का। द स्मगलर yielded टू द टेम्पटेशन एंड फेल्ड इनटू द पुलिस ट्रैप। इसमें क्या होगा बता दीजिएगा। सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, इसमें अगर आप आंसर देखेंगे, द स्मगलर yielded टू द टेम्पटेशन एंड फेल्ड इनटू द पुलिस ट्रैप। फेल्ड नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि फेल और फेल्ड और फेल्ड ये क्या होता है, ये आपका होता है गिराना। जैसे कि पेड़ को काट के गिराना, किसी चीज़ को गिराना हो तो फेल, फेल्ड, फेल्ड, और गिरना हो तो फॉल, फेल और फॉलन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फेल्ड की जगह पर ओनली फेल का इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। किसका इस्तेमाल करना है? फेल का, ठीक है। और बाकी चूंकि जाल में फंसा है ना, मतलब है ना, फंस गया, ट्रैप हो गया, तो उसमें इनटू सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, ग्रीड, और इल्ड माने होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, जिसको हम सीड भी कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा बताइए। अच्छा, इसमें एक सवाल में एक चीज़ मिस हो गया, रुक जाइएगा, एक सवाल है पीछे रह गया है। एक बच्चे का कमेंट मुझे अभी नज़र आया, शायद मैं देर में मैंने ऊपर करके देख रहा था, चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। कभी कभी हो जाता है ना, इतने भीड़ में कमेंट दिखता नहीं है और हमसे टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। आंसर यदि आप देखेंगे तो इसमें आएगा कि ही गेव अप हिज जॉब, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, है ना, नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पर वर्ब की भी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैड गेव लिखा हुआ है, गलत, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, गिव अप लिखा हुआ है, गलत, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एक सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। ये वाले सवाल में एक थोड़ा सा इसमें बच्चे कह रहे हैं कि डू यू इंसिस्ट, ठीक है, कि क्या आप इंसिस्ट करते हैं दैट वी मेट एट लीस्ट वंस शुड। तो मतलब देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैंने कहा मेट नहीं होना चाहिए, यहाँ शुड मीट होना चाहिए, कि हमें कम से कम एक बार मिलना, कल एक बार मिलना चाहिए, है ना। तो अब चूंकि यहाँ पर डबल डबल मिस्टेक हो गई तो एक बोनस मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। डू यू इंसिस्ट दैट वी मेट एट लीस्ट वंस टुमारो, यहाँ पर मेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शुड मीट होना चाहिए, आई थिंक, है ना। आपको क्या लगता है ना, क्योंकि डबल डबल मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। तो वी शुड मेट, वी शुड मीट, है ना। चलिए, तो ये कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलिए, वी शुड मीट हो गया, इसमें भी वी शुड मीट कर लेते हैं,
है ना, क्योंकि सही यहीं पर सही हो जाता है तो ठीक है, बाद में याद नहीं रहता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने अगर आंसर ए, उसमें आप बोनस मार्क्स ले लीजिएगा अगर ऐसी कोई बात है तो। ठीक है, हाँ, क्योंकि सही हो जाए समय रहते हो ठीक रहता है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या होगा बताइएगा। राम सेड टू हिज फ्रेंड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, छोटी मोटी मिस्टेक हो ही जाती है, रोज बनाना है। यहाँ पर आयोग को एक पेपर बनाना होता है तब वो 20 मिस्टेक करते हैं है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, राम सेड टू फ्रेंड मे यू सक्सीड इन एग्जामिनेशन, इसका आंसर जो होगा वो बी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि राम विज्ड दैट हिज फ्रेंड माइट सक्सीड हो जाएगा, माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। विज्ड के बाद में टू नहीं आएगा, गलत। यहाँ पर भी टू नहीं आएगा, गलत। ठीक है, और यहाँ पर मे नहीं आएगा, गलत। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, एकदम क्लियर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, ही सेड लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। ठीक है, अभी बहुत से बच्चे तो नए भी होंगे जिनको अभी पता नहीं होगा, याद रखिएगा लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट दोनों रहता है। सो सेशन को पूरा देखेंगे तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। मेन चीज़ तो आखिर में ही है क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है इस वजह से। ठीक है, चलिए, ही सेड लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड, इसमें क्या होगा तो जाएगा ही सेड दैट दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। कारण है उसमें, उसमें एक कारण समझिएगा, कारण क्या है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर विल तो नहीं आएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। शुड आता है, वुड भी नहीं आएगा। लेटेस्ट जब हटता है तो शुड आता है, और हम दे या वी भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते हैं, लेकिन वी के साथ में देयर नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन दे के साथ में देयर आएगा। तो इसलिए जो आंसर सही होगा वो सी वाला सही होगा। ठीक है, वुड नहीं होता, ये तो नियम कहता है ना कि लेटेस्ट वाले में हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नरेशन में पढ़ाया गया है। सो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो बेटा सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और दे के साथ देयर होगा ना, वी के साथ देयर थोड़ी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और फिर आवर को तो चेंज भी करना रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा, ही विल डू द वर्क टुमारो मेक इट पैसिव, है ना। देखिए इसमें जो आएगा आंसर समझते हैं, इसमें क्या होगा, दे विल डू द वर्क टुमारो, तो द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो। ठीक है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ लोग इसमें ये वाला आंसर कर रहे हैं। देखिए ये वॉइस पूछा जा रहा है ना कि नरेशन, नरेशन में हम अदर पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं, जैसे दिस का दैट करते हैं, दिस का दोस कर देते हैं, नाउ का देन कर देते हैं, टुमारो का द फॉलोइंग डे कर देते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देते हैं। ये सब आपको करना है नरेशन के चैप्टर में, यानी नरेशन के क्वेश्चन में। ये तो वॉइस लगा रहे हैं आप, है ना, और धोखा खा गए आप। तो इसमें ये वाला आंसर सही होगा, बी वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, विल का हो जाएगा विल बी डन, पैसिव हो गया, वुड भी नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा, और यहाँ पर इसकी मिस्टेक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो बी होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, चलिए बाबू भैया, अच्छा चलिए जाकिर, ओके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेट्स मेक इट पैसिव। गच्चा खा गए कोई बात नहीं, यहाँ जितने गच्चा खाने हो खाइए, एग्ज़ाम में एक भी गच्चा नुकसान कर जाएगा, याद रखिएगा मेरा बच्चा सो कोई गच्चा नहीं खाना एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए
सावित्री जी कह रही हैं सच में सर क्वेश्चन कमेंडेबल बनाए। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर बारीकी से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें सिंपल सा आंसर ये वाला डी वाला, ऑल दोज बैड डेट्स मस्ट बी रिटन ऑफ बाय यू। ठीक है, कुड भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी गलत है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि कर्जे को ख़त्म कर देना। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर भी नहीं होगा, सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, है ना। पैसिव को नरेशन समझ बैठे तभी तो नंबर कटा बैठे। ठीक है, तभी तो नंबर कटा बैठे बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। है ना, हाँ बिल्कुल सही कहा। एग्जाम में एक भी गच्चा कर देगा दिल को कच्चा, है ना। फिर छूट जाएगा बाबू सोना बच्चा। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, है ना। प्रैक्टिस बैच लेके तो देखो। चलिए कोई बात नहीं, वो भी शुरू होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा दा। ठीक है, लेकिन समझना होगा, नहीं द मोर होगा। दा क्यों, दा अकेले नहीं होगा, मोर भी होगा। ठीक है, हाँ बिना मोर नाचे काम कैसे चलेगा। ठीक है, द मोर हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव है ना, दो में से तुलना हो रही है ना, तो द मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, द मोर हो जाएगा, मोर। बिना मोर के नाचे काम चलेगा भी नहीं। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, नमिता इज द मोस्ट पंक्चुअल ऑफ ऑल द बॉयज इन हर क्लास, मेक इट कंपैरेटिव। इसमें क्या होगा बताइए। अंजू कह द मोर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 100% होना चाहिए। ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, एक जगह पर कंपैरेटिव में दा नहीं लगता और एक जगह लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, नमिता इज द मोस्ट पंक्चुअल ऑफ ऑल द बॉय इन हर क्लास। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। तो इसमें बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। कैसन बात है बा, है कैसन बात हुईगा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिखा है नमिता इज मोर पंक्चुअल टू एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, एक तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ टू नहीं आएगा, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर अदर का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा, ये भी गलत है। पूछिए काहे, ये भी तो समझिए कि ये नमिता बेटा बिटिया है। अब लड़के को तो चोटी नहीं लगाई गई, उसका नाम तो नमिता नहीं कर दिया गया, ये बिटिया है, होनहार बिटिया हमारी। और ये बॉय लड़का है, और जब दोनों का ग्रुप सेम नहीं है तो अदर काहे आएगा। है? दिमाग में जोर डालिए, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव टॉट यू, याद रखिएगा। तो इसमें क्या आएगा, अदर का इस्तेमाल नहीं आएगा, इसलिए आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखिए ये भी कंपैरेटिव है, लेकिन यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये भी देखिए यहाँ दा नहीं आएगा, जबकि ये भी कंपैरेटिव है। ठीक है, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, बात समझ में आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैंने लगभग पेड क्लास में 2500 क्वेश्चंस करवाए थे, लगभग 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, है ना। लगभग 2551 इतने क्वेश्चंस हैं, इससे भी प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। और अभी मैं आपको 10 करवाऊंगा, ये हो जाएंगे आपके 500 के अप्रॉक्स। 3000 क्वेश्चन हैं। अगर आपने 3000 क्वेश्चन को लगा लिया, ग्रामर एक तो यहाँ वहाँ नहीं होगा, जान लीजिएगा, है ना। क्योंकि नौकरी का मौका एक ही बार का है, और आपकी बार ले लीजिएगा, सबका जोर पूरा लगे। इट इज़ बेटर टू लेंड देन बारो। इसमें क्या होगा, इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, अब देखिएगा। पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आप लोग आंसर कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ओके, बी कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बी वाले ज़्यादा हैं तो बी वालों की बात में मान लेता हूँ। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कारण है
कि जब आप जीरंड से कंपैरिजन करेंगे तो बेटा जीरंड लगाना चाहिए ना। अब जीरंड का आप इन्फिनेटिव से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकता, गलत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टू लैंडिंग लिखा हुआ ये भी गलत है, और यहाँ पर क्या है कि एज शो कर दिया गया ये भी गलत है। आपको पता है या तो एज होता है या फिर सो एज होता है, आपको पता है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और रिपीटेड नहीं हैं जो मैंने पब्लिक क्लासेस में कराए। ये जो 10 मॉक टेस्ट हैं ये अपने आप में यूनिक होंगे, आप देख लीजिएगा, ये महसूस करते होंगे आप मनी मन। वो बात अलग की तारीफ ना करें जो बच्चे, कुछ बच्चे कर देते हैं समझ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दिल थाम के पढ़िएगा। सिनोनिम ऑफ सैल्यूटरी इसका क्या होगा बताइए। चलिए, सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है। सैल्यूटरी का मतलब होता है, आप जानते हैं, सैल्यूट्रियर। ठीक है, सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभप्रद। क्या होता है बेटा, लाभप्रद होता है। सो बेनिफिशियल होगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चे तो एक दूसरे का आंसर देख के ही आंसर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब पे बेटा ये फंक्शन नहीं है ना कि हम आपको सेल्फ चैट कर दें और आप किसी का कमेंट ही ना देख पाएँ। लेकिन ऐप में ऐसी सुविधा रहती है कि आप सिर्फ अपना ही देखेंगे, आपका कोई नहीं देखेगा कमेंट्स अब देखिए, प्री मैच्योर मतलब जो पूरी तरह से पका नहीं है। टेरिबल मतलब भयानक, डिजास्टर्स मतलब भी होता है जो बहुत क्या है, तूफान, तबाही कह सकते हैं आप। ठीक है, तबाही मचाने वाला। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए, आंसर द क्वेश्चन नंबर 32। सिनोनिम ऑफ इंडिजेंट इसका क्या होगा बताइए। बताओ भैया, का हुई एक आंसर, थकाई देते हैं आप लोग तो। सिनोनिम ऑफ इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, कभी भूलेगा नहीं। ग्राम मतलब वो कैप की ट्रिक तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, आप देखिएगा। मैंने कहा इंडिजेंट, यानी कि इंडिया के जो जेंटलमैन है ना वो बड़े दरिद्र होते हैं, बड़े गरीब होते हैं। लीजिए ट्रिक बन गई, याद हो गया आपको। इंडिया के जो जेंटलमैन है, क्योंकि आप देखिए ना, इंडिया में जो ईमानदारी से काम करेगा ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। बेईमान जो होते हैं, जो बेईमान किस्म के नेता हैं, जैसे देखिए खूब पैसा छाप रहे हैं, करोड़ों रुपया। ठीक है, कोचिंग वाले भी छाप रहे हैं जो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं आप उनको देखिएगा, क्योंकि वो भौकाल मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे, वो आपसे फीस ही उतनी नहीं ले पाते। तो याद रखिएगा, इंडिया के जो जेंटलमैन है वो बड़े दरिद्र हैं, ऐसे याद रखिएगा, जीवन में नहीं भूलेगा। यानी पुअर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और वैसे रट्टा मारेंगे तो रट्टा ही मारते रहेंगे। गिल्टी माने अपराधी, ठीक है, और अनट्राइड मतलब जो कभी कोशिश ही ना की गई हो। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, लेकिन जो मज़ा ईमानदारी में है वो बेईमानी में नहीं है। बेईमानी, जो लोग बेईमानी करके कमाते रहते हैं ना, उनके मन में डर भी रहता है कि पता नहीं कब उनके साथ में अनहोनी हो जाएगी। लेकिन हम सुकून से सोते हैं क्योंकि हमें पता है हमने कुछ किए नहीं आज तक, पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं की। एंटोनिम ऑफ पॉसिटी इसका क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको, जीवन में नहीं भूलेगी, है ना। हाँ, लेकिन इसको सुनकर के ना एक वर्ग खुश हो जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा वर्ग है ये देखिएगा देखिए, इसमें ट्रिक है कि सिटी में पौवा की कमी हो गई है, तो पीने वाले को गुरु जी आज तो पौवा की बात हो गई कि सिटी में पौवा की कमी हो गई है। पॉसिटी कमी, सिटी में पौवा की कमी हो गई है, यानी कि कमी हो गई, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, अबंडेंस। बहुत सारे शब्द हैं, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, अबंडेंस। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अप्रचलित है, जो अपने प्रचलन से बाहर है। कॉशस मीन्स सावधान होता है, यानी कि वेरी आप कह सकते हैं, WARY, और भी वर्ड है। रैंडम मतलब होता है तुरंत, त्वरित, है ना, अचानक से, सडनली। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ निधि, वेरी गुड। ठीक है, देखिए प्राशु, हाँ हमारे वोकैब के विद्यार्थी, हमें इतना पता है कि एक मीनिंग के 5 तो कम से कम लिख ही सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम ऑफ कॉलरिक इसका क्या हो जाएगा बताइएगा
प्रमोद कह रहे हैं कि शाम को पौआ का एग्जाम्पल मत दीजिए, कहा है माहौल बन जाएगा क्या। एंटोनिम ऑफ कॉलरिक इसका क्या हो जाएगा? कॉलरिक का मतलब होता है बेटा चिड़चिड़ा, ठीक है, क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए प्रदीप जी, थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, आपके फीडबैक के लिए। कॉलरिक का मतलब तो चिड़चिड़ा। ट्रिक देखिए, अरे भैया उस आदमी को कॉलरा हो गया था इसीलिए वो चिड़चिड़ाता है। अब कॉलरा मतलब होता है कुकुर खांसी, और जो कुत्ता जैसा खांसेगा बेचारा दिन भर तो वो चिड़चिड़ाएगा नहीं। तो वही कॉलरिक मतलब होता है कॉलरा। ऐसे याद कर लीजिएगा ट्रिक कि कॉलरा वाले व्यक्ति को ना चिड़चिड़ाहट हो ही जाती है खांसते खांसते। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका प्लीजेंट, यानी कि आनंद। प्लीजेंट हो जाएगा आनंद, ठीक है। ब्रेव माने बहादुर, एफ्लुएंट माने होता है धनी, और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, सी यानी एग्जॉस्टेड। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग, ईडीएम है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, है ना। मुझे तुम छोड़ के जो चले जाओगे बड़ा पछताओगे। चलिए, चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग, अब मुझे बस यही गाना याद आता है और कुछ नहीं। चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग, इसमें क्या हो जाएगा? शिवांश मयंक चल तो रही है बेटा, क्लास बंद करके एक बार फिर से ओपन कर लीजिए। परेशान होने की बजाय यही किया कीजिए टेक्निकल चीज़ों में। चैप्टर एंड वर्ड्स मीन्स होता है टू प्रोड्यूस प्रूफ होता है बेटा। क्यों होता है? क्योंकि चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है कि इन डिटेल, क्या होता है? इन डिटेल, और डिटेल में क्या होता है? प्रूफ होता है। टू प्रोड्यूस प्रूफ, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चैप्टर एंड वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है टू फुल मतलब इन फुल डिटेल, एक तो होता है, एक होता है इन फुल डिटेल होता है, और इसका एक मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस प्रूफ। सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है बुक में। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रेड ऑन वंस टोस, इसमें क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल प्रीति मित्तल जी, ये तो आपने सही कहा। ऐप में भी अपने मज़े हैं भाई, ऐप में पढ़ाने का भी एक आनंद अलग आता है। पहले मुझे लगता था क्या बोझ है, लेकिन जब लगा कि बड़ी सुविधा है, कोई नकल नहीं कर सकता, कोई फालतू की कोई ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन खराब होता है, स्मूथली चलता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर होगा ट्रेड ऑन वन टोज मीन्स होता है टू गिव ऑफेंस, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। फ्लैटर नहीं होगा। देखिए, टोज माने क्या होता है? पैर का अंगूठा। ट्रेड माने मतलब मारना, और जब आप किसी के पैर अंगूठे में मारेंगे तो क्या होगा? विवाद होगा कि नहीं होगा? तो भाई टू गिव ऑफेंस, है ना, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? टोज माने पैर, पैर के अंगूठे पे मारेंगे हैं तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा ना भाई। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्राशु, ओके, थैंक यू सो मच। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, बताइए इसमें क्या होगा? अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। ठीक है, ओके ओके, इसमें आंसर आ रहा है। अरे आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, देख बस पढ़ते जाइए, पूरे 10 लगा डालिए, फिर देखिएगा मज़ा आ जाएगा। अब कहीं पूरे 51 वो भी लगा डाले तो और देखिएगा फिर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, ऐसी छोटी सी गलती जिसको बड़ी आसानी से माफ कर दिया जाए, उसको बोलते हैं वीनियल। क्या बोलते हैं बेटा? वीनियल बोलते हैं। फैलोनी का मतलब होता है घोर अपराध, और अगर घोर अपराध होगा तो गुरु सजा मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। और जीनियल का मतलब होता है जो व्यक्ति मिलनसार होता है, यानी कि अफेबल, है ना, कॉर्डियल, बहुत सारे वर्ड है, देखिए कॉर्डियल लिखा भी है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फैलोनी मतलब होता है घोर अपराध, ठीक है। हाँ, ओके,
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें क्या होगा बताइए। अमृता जी ये बात तो सही है, और ईश्वर करे ऐसा हो कि मैं चाहता हूँ, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, जो जितने भी मेरे मेहनती बच्चे हैं पढ़ रहे हैं बराबर, ईश्वर उन पर विशेष कृपा करें और वो सिलेक्शन पाएँ, नाम गौरवान्वित करें अपना, हमारा सबका, बड़ी खुशी की बात होगी, है ना। पूरी ब्लेसिंग से आप सभी के लिए। विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसका क्या होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ लोग बहुत नुक्ताचीनी वाले होते हैं, यहाँ ये गलती वो गलती, आपको ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना उसे चुनना होता है, क्योंकि किसी भी बुक में, किसी भी दुनिया की किसी किताब में, किसी डिक्शनरी में आपको 100% परफेक्ट चीज़ नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे पेपर में गलत करके आएंगे और पछताएंगे भी बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। जैसे इस वाले में अब कोई कहेगा, कोई कह सकता है सी छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सारे ऑप्शंस गलत हैं, ये दिमाग कभी मत लगाइएगा, जीवन में पेपर दीजिए कभी मत लगाइएगा, वरना पछताना पड़ सकता है। आपको पता है कि इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी आता है, नहीं आया गलत, यहाँ पर ए स्मॉल लेटर है गलत, यहाँ पर देखिए सब कुछ सही लग रहा है लेकिन यहाँ पर ये नहीं है तो ये भी गलत। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अर्जुन शर्मा, है ना, सिलेक्शन होगा बेटा, बहुत सिलेक्शन होगा, मेहनत तो करिए आप, देखिए इतना सिलेक्शन होगा ना कि आप ही लोग कब्जा कर लोगे पूरी सीट में। फॉरेन वर्ड कार्टी ब्लैंच मीन्स, इसका क्या होगा बताइए। चलिए सारे क्वेश्चंस लिख लेती हैं आप, क्या बात है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, फॉरेन वर्ड कार्टी ब्लैंची मीन्स क्या होगा, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, देखिए फॉरेन वर्ड में थोड़े थोड़े करवाऊंगा, थोड़े थोड़े करवाता जाऊंगा, आपका हो जाएगा वो भी, ठीक है, क्योंकि मैंने बस यही नहीं करवाया है। तो कार्टी ब्लैंची का मतलब होता है फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है बेटा, फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि काम करने की पूरी स्वतंत्रता को बोला जाता है कार्टी ब्लैंची, है ना। अब इनको याद ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा। इन द फैशन, इसका हो जाएगा आ ला मोड, अला मोड, है ना। इन द फैशन, अला ये कैसे मोड में है भैया, ये तो बड़ा भयंकर फैशन कर रहा है। तो टू इन द फैशन मीन्स अला मोड। टू ऑफेंसिव लिमिट का मतलब होता है एड और नॉसियम, एड नॉसियम, टू ऑफेंसिव लिमिट एड नॉसियम, याद रखिएगा। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग का हो जाएगा अब इनिशियो, है ना। इनिशियो से आप पहचान लेंगे बिगिनिंग को, क्योंकि इनिशियो से ही वर्ड बनता है, इनिशियल बनता है, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन इज यहाँ पर ए हो जाएगा। और मोड से आप फैशन को पहचान लीजिएगा, और नौसियम से समझ, क्योंकि नौशियस एक वर्ड होता है, नौशियस, नौशियस मतलब होता है घृणास्पद, और ऑफेंसिव का मतलब भी वही होता है, तो इससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो फॉरेन वर्ड में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, टेक्निक भी बता दूं, कि आपको पूरा शब्द नहीं रटना है, आपको बस एक पकड़ ले। जैसे मैंने इसका लिखा कि आ ला मोड, तो आपने एक वर्ड पकड़ा मोड और इसमें पकड़ा फैशन, काम हो गया, ठीक है। मोड मीन्स फैशन, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपका हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन, करेक्ट, ठीक है। चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 40, यंग वन ऑफ हेयर, इसका क्या होगा बताइए। चलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही थी, जब कुछ नहीं हो रहा था, तब आप लोग तैयारी कर रहे थे, जब आपको मालूम चल रहा है कि आप सब कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है, तब आप लोग परेशान हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं। यही इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपनी बुद्धि को सही दिशा में बढ़ने दीजिए, पीछे मत लेके जाइए। वट यू हैव डन, वट यू हैव, कुछ भी सब भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पास्ट में क्या किया है। अब आपको क्या करना है, आगे आपको क्या रिजल्ट चाहिए उस पर सोचिए, और बाकी सब कुछ भूल जाइए अगर आप सफल होना चाहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हेयर का जो पार्ट ऑफ, यहाँ पर जो हेयर का यंग वन होगा वो कहलाता है बेटा लेवरेट, ठीक है। कछुए के बच्चे, सॉरी खरगोश के बच्चों को लेवरेट कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अरे पढ़ लो, अभी स्कोर बताने में लगी हैं, कुछ तो दिमाग लगाए कीजिए, पढ़ाई इसके समय पढ़ाई, स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। अब बच्चे एक काम और मत करिएगा आप लोग, कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास लगातार व्हाट्सअप ज़्यादा होने लग गए हैं अब,
कि मेरा स्कोर इतना है, मैं कैसी तैयारी है, मेरा स्कोर इतना है, कैसी तैयारी है। आप लोग मेरा व्हाट्सअप खाली नहीं होने देते, इतना भर देते हैं ना कि उसमें काम की चीज़ रह जाती है हमेशा। मुझे कमेंट मत कीजिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि स्कोर अगर आपका इसके ऊपर है तो आपका क्या हाल है, इसके नीचे तो आपका हाल क्या, वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा, ठीक है। इसलिए मुझे कमेंट मत करिएगा, ना व्हाट्सअप कीजिएगा, याद रखिएगा। हाँ, पर्सनल गाइडेंस किसी को नहीं मिलेगा। फॉल जो होता है ये घोड़े के बच्चे को कहा जाता है, ईगलेट जो होता है वो ईगल के बच्चे को कहा जाएगा, और कॉकरेल जो होता है वो कॉक के बच्चे को कहा जाएगा, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। हाँ, ढेर मैसेज नहीं, मतलब कमेंट में खाली नहीं हो पाता, मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। मैंने तो छूना ही छोड़ दिया, है ना। अब समझ में आता है कि टीचर क्यों मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा समझता है कि टीचर खाली, हम खाली, बट टीचर भी खाली बैठा होगा। कभी ऐसा मत कीजिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके व्हाट्सअप मत किया कीजिए, जब कोई बड़ी समस्या हो तो पूछिए, समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आपकी खतरनाक हो सकती है ना। यहाँ तो छींक भी आ गई, गुरुजी आज हमको छींक आ गई है, बताइए हम क्या करें। ये सब काम नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं, हम काम कैसे करेंगे बेटा फिर हम काम कैसे करेंगे। एक काम करिएगा, इसको पढ़िए ध्यान से, पढ़ करके आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, है ना। हाँ, अच्छा अब मैं छोटा हो जाऊँ, अब मेरा समय आ गया छोटा हो जाने का। शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, है ना। ये देखिए छोटा हो गया मैं, है ना। चलिए अब आराम से आप लोग आंसर दीजिएगा, है? इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा एक्सपोज्ड आएगा, ठीक है। यानी कि जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है ना, जो तटीय क्षेत्र है, आर फ्रिक्वेंटली टू नेचर डिजास्टर, यानी कभी कभी वो प्राकृतिक आपदा का सामना करता है, सच एज साइक्लोन, जैसे कि साइक्लोन होते हैं, चक्रवात, सुनामी, पानी वाला, बाढ़, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगला आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा। ये देखिए मज़े की बात तो ये है कि चलिए, लिखा है कि इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इन दीज रीजन्स इज क्रूशियल टू, किस लिए होता है। जो इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है बेटा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटेक्टिंग यानी कि बचाना, सुरक्षा करना, ठीक है, याद रखिएगा। इंडेंजरिंग का मतलब होता है खतरे में डालना, तो खतरे में नहीं डालना है बेटा, बचाना है, जिंदगियों को बचाना है, बर्बाद नहीं करना है है ना। नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइएगा। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नीचे देखिए, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेथन, पढ़िए कैसे होगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू स्ट्रेथन अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि मजबूत बनाना। स्ट्रेथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, ये वर्ब का काम करेगा, ये तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये मजबूत बनाना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कमज़ोर बनाना नहीं होगा, खंड खंड करने वाला वो भी सेंस नहीं होगा, यहाँ पर ये सेंस नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा बताइएगा। इसकी वो कैब आपको खुद ढूंढनी है, खुद लिखनी है, जिसको ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि अब इतनी सब कुछ हम ही आपको नहीं देंगे, कुछ आपको भी करना है। हाँ, हर चीज़ नहीं बताई जाएगी, कुछ आपको भी हार्ड वर्क करना चाहिए।
डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, यानी इन प्रयासों के बावजूद, चैलेंजेस रिमेन इन रीचिंग रिमोट कोस्टल विलेजेस, यानी कि अभी जो चुनौतियां हैं वो अभी बनी हुई हैं दूर दराज जो तटीय क्षेत्र के गांवों में पहुंचने के लिए, एंड इंश्योरिंग दैट ऑल रेजिडेंट्स रिसीव, रेजिडेंट मतलब जितने भी निवासी जितने लोग रहते हैं, रिसीव एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, एडिक्वेट क्या, इन्फॉर्मेशन, बेटा इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, क्योंकि अर्ली, देखिए यहाँ पर समझिएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हो रही थी ना, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी प्रॉब्लम है कि जो दूर के गांव है वहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होते हैं अभी, ठीक है, इस वजह से। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों को क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो वहाँ से बच के निकल जाएं, समझ रहे हैं, शेल्टर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, बताइए क्या होगा इसमें। इसमें 5 का आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में, इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करना क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है बताइएगा, रेजिलियंस का मतलब होता है मुसीबत को सहन करने का सामर्थ्य। तो जो क्लाइमेट रेजिलियंस है मतलब कि जलवायु को सहन करने का जो सामर्थ्य है उसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य को आप बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, बढ़ाएंगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स होता है किसी मुसीबत को झेलने के लिए क्या करना होता है, सामर्थ्य की बात, ठीक है, सामर्थ्य। सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो मैंने पेड बैच में भी पढ़ाया है बेटा, ये वाला वर्ड, ठीक है, ये वाला पैरा नहीं, ये वाला वर्ड, चलिए, ठीक है। बाकी रिड्यूस माने कम करना, डिनाई माने इनकार करना, डिले माने टालना, ये नहीं होगा। अब देखिए पैसेज है आपके सामने और ये 2 पेजेस का है, एक ये और एक ये, तो 2 पेज को पढ़ने के लिए आप पहले पढ़िए, अपना टाइम लीजिए, जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो लीजिए, और इसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिनका हो गया थोड़ा वेट कर लीजिए, 1 मिनट बस, और भी बच्चों के आंसर आ जाएं, प्लीज वेट। ऐसा कोई जिसका ना हुआ हो बता दीजिए, अदरवाइज मैं स्लाइड को बदल रहा हूँ। ओके, चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है, आगे बताइए, इसको आगे पढ़िए।
हो गया? अब तो किसी का कुछ रह नहीं गया, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ, बस 10 सेकेंड और रुक जाइए, ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स वेट कर लीजिए। ओके, तो अब कोई नहीं, ठीक है, ओके, चलिए। तो आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा बताइए। व्हाट इज आइस स्लाइडिंग? क्या होता है ये बताइएगा। आइस स्लाइडिंग क्या होता है? ये होता है द मूवमेंट ऑफ लार्ज आइस मासेस, है ना, जब बहुत अधिक मात्रा में बर्फ गिरना शुरू कर देती है, पहाड़ों से सरकना शुरू कर देती है, उसी को कहा जाता है आइस स्लाइडिंग। ठीक है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर द क्वेश्चन नंबर 47, विच ग्लेशियर इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज? ठीक है, इसमें आएगा बाल्टोरो का कोई जिक्र नहीं मिलता है पैसेज में, लेकिन सियाचिन, गंगोत्री और जेमू इनका मिलता है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, है ना। अब तो पैसेज पढ़ने में तेज हो गए हैं आप लोग, जल्दी भी तो पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट? ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, है ना, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर फिसलने लग जाता है, बर्फ फिसलने लग जाती है। सो राइट ऑप्शन भी इसमें क्या आएगा, बी आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 49, इसका क्या होगा, व्हाट इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू मेंशन्ड इन द पैसेज? क्या होगा इसका आंसर बताइए। ये बात तो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना ज़्यादा पिघल रहा है ग्लेशियर की, कोस्टल एरियाज जो है ना, वो आज से 50 सालों में डूबने लग जाएंगे। अब देखिए, इसमें सी आ रहा है, इसमें अलग अलग आंसर कर रहे हैं ना। इसमें आएगा मेल्टिंग ग्लेशियर, सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि एक बात इसने ये बोला है ना कि कौन सा इशू जो है वो मेंशन किया गया है पैसेज में। ग्लोबल डिस्टर्बेंस तो कहीं नहीं लिखा है, अगर आप वर्ड पे जाएंगे तो ग्लोबल डिस्टर्बेंस वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है, यूज़ किया गया है मेल्टिंग ग्लेशियर। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये मेल्ट होगा तो बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो होंगे वो डूब जाएंगे, समझ रहे हैं, कई कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। 50 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ अवलांचेस? इसका क्या होगा बताइए। इसमें मैं ई लगा दूंगा, जिससे इसमें ई मिसिंग है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है। ठीक है, हाँ, इसका हो जाएगा स्नो स्लाइड। ठीक है, अवलेंचेस का मतलब होता है हिमस्खलन, है ना, यानी कि बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का बहना, तो उसी के लिए यूज़ करेंगे स्नो स्लाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ जिससे कि आप अपना आकलन करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, सबको अलग से तो हम बता नहीं सकते, इकट्ठा बता दे रहे हैं, सबको याद रखिएगा। देखिए, अगर आपका जो अगर आपका जो नंबर आ रहा है, अगर 45 प्लस है, या 45 या 45 प्लस है, इसका मतलब है कि आपका स्कोर मतलब बेहतरीन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस आप उस रिदम को मेंटेन करके रखिएगा, और आपको लगे कि जो मुझसे 2-4 गलत हुए हैं उस पर फोकस कीजिएगा, बाकी आप बहुत बेस्ट लेवल पे चल रहे हैं।
जिनका 41 से 45 तक के लेकर के है, ठीक है, 41 से मान लीजिए 41 के आसपास रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है, वो भी एक संतोषजनक पोजीशन पर हैं, ये हम कह सकते हैं। अब जिनका 40 से नीचे है, 35 से 40, इसका मतलब है कि वो अभी मॉडरेट लेवल में हैं, यानी कि उनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और अपने स्कोर आप इतना लेकर के आइए। अगर आपका 30 से 35 है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस सेशन इतना मॉडरेट बना के चल रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट को लेकर के ही है, और फिर भी स्कोर अगर कम आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कम स्कोर है, मैं तो इसको कम मानूंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी आपको पढ़ाई की बहुत नीड है, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम में अपना पोजीशन चाहते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये सब रोना नहीं चलेगा कि हमारे घर में फलानी समस्या ढिकानी समस्या है। अगर आपका देखिए प्रॉब्लम होना सबकी लाजमी है, मैं किसी की प्रॉब्लम का मजाक भी नहीं उड़ाता, लेकिन ये है कि आप ये तो प्रॉब्लम ये तो एग्ज़ाम, ठीक है। कोई आप खुद सोचिए ना, आप पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होगा? जाहिर सी बात है, एग्जामिनर आपकी प्रॉब्लम पर आपको नंबर नहीं देगा कि आपके पास प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है तो भैया इसको उठा के टॉप लिस्ट में डाल दो ऐसा नहीं करेगा वो, जो सबसे अच्छा आंसर करेगा उसी को जॉब मिलेगी, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिस बैच की, जिसके लिए आप बार बार डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं पढ़ाना तो शुरू कर पाऊँगा जब ये मॉक टेस्ट ख़त्म होगा, और ये ख़त्म होगा लगभग 19 सितंबर को, 19 सितंबर को ख़त्म होगा, तो मैं उसको शुरू कर सकता हूँ 23 सितंबर यानी मंडे से, ठीक है। तो मैं उसके एडमिशन जो है मैं सोच रहा हूँ कल से ओपन कर दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि गुरुजी हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, आप हमसे ले लीजिए, है ना। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं आपको अनाउंस कर दूँ, ठीक है, ताकि आप अभी से एडमिशन ले लें और फुर्सत हो जाए कि हाँ एडमिशन तो मेरा हो गया है, अब मुझे सिर्फ पढ़ना है। तो जैसे ही 10 ख़त्म होंगे उसके बाद फिर आपके वो 51 शुरू हो जाएंगे, तो आपकी एक रिदम मेंटेन रहेगी, और आप इस रिदम में लगभग 3000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे। ये अभ्यास आपको आपकी मेरिट पे किस लेवल पे लेके जाएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, समझते हैं, ठीक है। मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आप टॉप लेवल पे पहुँचोगे ज़रूर। ग्रामर में आप मार नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, और लिटरेचर सबकी अच्छी रहती है, सब बच्चे बोलते हैं, है ना। क्लास 5:30 बजे होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सअप, और आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन डेली मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, मैं आपको ये बैच कल पॉसिबली अनाउंस कर दूंगा, जिससे कि एडमिशन शुरू हो जाएंगे, और बाकी है ना, बाकी आप की क्लास जैसे ही ये पब्लिक वाले मॉक टेस्ट ख़त्म होंगे 19 सितंबर को आपकी क्लास तुरंत शुरू कर दी जाएगी, इसी टाइम पर 5:30 बजे, ठीक है। टाइम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसी टाइम पर शुरू कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए, तो इतनी बढ़िया तैयारी कीजिए बेटा, एक बार युद्ध लड़िए, ऐसा लड़िए कि मज़ा आ जाए, वरना मैदान से उतर जाइए, सीधी सी बात है ना। और यदि आप लड़ने वाले बच्चे हैं तो मेरा आपको सपोर्ट है, पढ़ाने में कोई कमी नहीं करूँगा, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो। मैं अगर फ्री में इतना पढ़ा सकता हूँ तो आप जान लीजिए मैं कितना पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी अब ग्रामर वाले बच्चों से मिलेंगे 7:30 पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, एंड बाय बाय, शी यू, गुड नाइट, जय हिंद।